किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। आज का एपिसोड कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड के अंदर में हम एक पूरे सेगमेंट की बात करेंगे, एक पर्टिकुलर कमोडिटी की बात नहीं करेंगे। आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि किसान, हमारे देश का किसान, ट्रेडिशनल जो खेती है, चाहे वो गेहूं की है, चावल की है, धान की है, वहां से हट करके कौन से ऐसे विकल्प मौजूद हैं जहां पर वो अपनी आय को कई गुना बढ़ा सकता है, यानी कि बागबानी। बागबानी के अंदर में ऐसे कौन से विकल्प मौजूद हैं जिसके अंदर आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में तीन खास मेहमान इस बार मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर विक्रमादित्य साहब मौजूद हैं। आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं पूसा से। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार। हमारे साथ प्रोग्रेसिव फार्मर सहारनपुर से संदीप चौधरी साहब हैं। आपने ऐसी आम की खेती की है जिसका जो प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में सबसे ज्यादा है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वीरेंद्र कुमार साहू जी हैं सिरसा हरियाणा से। आपसे हम जानेंगे कि मौसमी और साथ ही साथ कीनू की फसल से आपको क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। आप तीनों ही खास मेहमानों का स्वागत है। चर्चा शुरू करते हैं डॉक्टर साहब आपसे। चूंकि कारोबार के दृष्टिकोण से देखिए, आपके एक्सपर्टीज पूसा इंस्टीट्यूशन जो है, अमूमन उसका जो फोकस है वो ग्रोथ के ऊपर है कि किस तरीके से 1 एकड़ से जो आज उपज है वो 5 क्विंटल की हो रही है, उसको कैसे 10 क्विंटल पर लेकर के जाया जाए। लेकिन आज हम बात करेंगे सर मार्केटिंग की, क्योंकि किसान उगा तो रहा है, अब बेटर प्राइस के लिए और बेटर प्राइस उसको मिले और इंटरनेशनल प्रोड्यूस फार्मर उगा पाए, उसको लेकर के भविष्य क्या आपको दिखाई देता है? बागबानी में विशेष रूप से फलों और सब्जियों के उत्पादन में विश्व में हमारा दूसरा स्थान है और कई हमारे फल और सब्जियां ऐसी हैं जिसमें कि हम पूरे विश्व में अग्रणी देश हैं प्रोडक्शन में जी। और परंतु कुल मिलाकर हमारा दूसरा स्थान है। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो पिछले लगभग 8 सालों से बागबानी का जो कुल उत्पादन है हमारे देश पे, वो खाद्यान्नों से काफ़ी लगातार आगे चल रहा है। और पिछले साल के आंकड़े जो बताते हैं, हम लगभग 350 मिलियन टन से ऊपर हमारा उत्पादन चला गया है। और अगले साल का उत्पादन फिर हम लगभग 2 से 3% प्रति वर्ष हमारा बढ़ रहा है। सरकारी योजनाएं भी अनुसंधान के रूप में या विकास और ढांचागत विकास विशेष रूप से जो हमारा भारत सरकार कर रही है, उसके अनुसार हमें लगता है कि जो 2047 तक का हमने लक्ष्य रखा हुआ है कि लगभग बागबानी का 950 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। ओके। और जिसके लिए दिन रात प्रयास चल रहे हैं अनुसंधान के रूप में और ढांचागत विकास और जो प्रोत्साहन किया जाना है इस सेक्टर में, वो सारे कार्य चल रहे हैं। और हमें लगता है कि लक्ष्य बहुत दूर नहीं है, लक्ष्य हम प्राप्त कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, यानी आप ये कह रहे हैं कि 2047 तक 3 गुना, आज हम जिस स्टेज के ऊपर हैं तकरीबन 350 मिलियन टन के आसपास, उसको 950 मिलियन टन के आसपास लेके जाना है। कमोबेश 3 गुना हो गया, लगभग 3 गुना ये हमको लेके जाना है, ये लक्ष्य हैं। और इसके लिए हर स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर और अनुसंधान के लिए जितने सुविधाएं होनी चाहिए, उस पर चिंतन मनन और जो क्रियान्वयन विभिन्न योजनाओं का वो चल रहा है। और हमारे जो किसान भाई हैं इतना मेहनत करते हैं, हमें ये विश्वास है कि इनके
कठिन परिश्रम के आधार पर हम ये लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। और जहाँ तक आपने निर्यात की बात कही, तो निर्यात की दिशा में भी जब उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी और हमारे पास सरप्लस जब होगा तो निर्यात की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और निर्यात में हमको सफलता मिलेगी। आप देखेंगे पिछले कई सालों से, जो 25 सालों का आपने कहा, तो कुल मिलाकर हम हर साल उत्तरोत्तर हमारे निर्यात में प्रगति हुई है। और जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है हमारी, विदेशी मुद्रा जो बागवानी के उत्पादों के आधार पर, वो बढ़ा है, हर साल बढ़ा है और बढ़ता ही जा रहा है। हमारे साथ दो प्रोग्रेसिव फार्मर्स इस समय पर मौजूद हैं। संदीप जी, आपके पास आना चाहूँगा। आपने बड़ी विदेशी किस्म की एक आम की फसल ग्रो की है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए और उससे क्या बेनिफिट्स आपको दिखाई देते हैं। क्या आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं या डोमेस्टिक मार्केट की तरफ आप उसको देख रहे हैं? धन्यवाद आपका। मैं आपको बताऊं, ये हमने एक मियाजाकी की क्रॉप उगाई है जिसका नाम है मियाजाकी। अभी तक जो मैं रिसर्च में पढ़ा है वो दुनिया का सबसे महंगा आम बताया गया है। और इस आम का जो कलर है वो भी हमारे जो पुराने आम है पारंपरिक, जो हमारे लंगड़ा, चौसा, दशहरी है, इनसे एकदम हटके है। पर्पल कलर का ही इसका फ्रूट होता है। पहले जब कोहर आता है, जिसको हम बोर बोलते हैं, वो भी पर्पल होता है। और जो फ्रूट जो ग्रो करता है वो भी पर्पल होता है। और जैसे जैसे फ्रूट ग्रो करता है तो उसका एकदम से लास्ट में आके पिंक होते होते ब्लड रेड हो जाता है। और उसका पर्पज हमारा कि लास्ट टाइम हमने दो पौधे लगाए थे जिन पे 3 आम आए थे। अच्छा। उन 3 आम को खरीदने के लिए सूरत के एक व्यापारी ने हमसे संपर्क किया था। और पिछली बार भी उसने स्पेशली कहा है कि मैं 3.5 लाख रुपए पे करूँगा, बिकॉज दिस इज द सबसे ज़्यादा महंगी वैरायटी है विश्व की। मैं इस पे भी आऊँगा। हमारे साथ वीरेंद्र जी भी हैं। वीरेंद्र जी, आपका जो बागबानी का एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है और अभी की स्थिति क्या है और आने वाले समय के अंदर में आप क्या देख रहे हो? आने वाले समय में मैं चाहता हूँ, जैसे मैं नींबू वर्गीय पौधों पर मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ। और नींबू वर्गीय पौधों में एक सबसे खास गुण ये होता है कि उसको पानी बहुत कम चाहिए। अच्छा। क्योंकि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि जो हमारा अच्छा बैरानी एरिया के अंदर में, बैरानी एरिया के अंदर जहाँ मतलब मोस्टली पानी कम है, और पानी के साथ साथ जैसे भूमि जैसे रेतीली है, जो ज़्यादा मतलब हम चावल या गेहूं जैसे उत्पाद हम पैदा नहीं कर सकते, उस जगह में हम नींबू वर्गीय पौधे, जैसे हमारा मोस्टली जैसे किन्नू है, ठीक है, हमारा जैसे माल्टा है, हमारी मौसमी है, हम उस जगह वो हम पेड़ लगाकर बागवानी करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी 1 एकड़ के अंदर में आपके पास कितने पौधे होंगे और कितनी एक इनकम आपको सालाना हो जाती है वहाँ से? 1 एकड़ में सर अलग अलग तरह से हम पौधे लगाते हैं। जैसे हाई डायनेस्टी अब प्लांटेशन होने लगी है, ठीक है। और पहले जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो 20 बाई 20 पर यानी 6 मीटर पर हम पौधे लगाते थे, ठीक है। तो इसके हिसाब से 110 पौधे 1 एकड़ के अंदर आते हैं, ठीक है। और उन 110 पेड़ के अंदर ही हम, अगर मैं किन्नू की बात करूं तो 2 कुंटल 1.5-2 कुंटल का एवरेज फ्रूट मतलब प्लांट्स पर रहता है। एक प्लांट से आ जाता है। एक प्लांट से रहता है। अच्छा, कई बार अगर मौसम बढ़िया हो तो 2-3 कुंटल तक भी चला जाता है। ठीक है, इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। शिवराज सिंह चौहान जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आपका ड्रैगन फ्रूट और एवोकाडो, उसकी अपॉर्चुनिटी अपार है भारत के अंदर में। अगर उसकी तरफ एक ध्यान दिया जाए तो उस पर आपका क्या टेक है? जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम किसी भी फसल को प्रतियोगी के रूप में ना लें, क्योंकि धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन, इनका अपना अलग महत्व है।
और ये इसका महत्व रहेगा। खाद्य सुरक्षा के लिए इनका उत्पादन बहुत आवश्यक है और होना भी चाहिए। लेकिन पोषण सुरक्षा के लिए बागबानी फसलों का महत्व बढ़ रहा है। और जैसा कि अभी हमारे किसान भाई ने कहा है, वीरेंद्र जी ने, कि इसमें जो अधिकांश बागबानी फसलों में पानी की आवश्यकता लगभग कम होती है खाद्यान्न फसलों की तुलना में। और आज के जो समय में हमारे पास टपक सिंचाई प्रणाली हो या छिड़काव वाली या स्प्रिंकलर इरिगेशन की जितनी प्रणाली हो, इतनी तकनीकें हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान और राज्यों के कृषि विश्वविद्यालय महाविद्यालय जितने हैं, इनके माध्यम से विकसित हुई हैं कि तो कम पानी में और ऐसे क्षेत्र, ऐसी भूमि जहाँ पर कि खाद्यान्नों की खेती उतना सफलतापूर्वक या आर्थिक रूप से उतना सफल नहीं होती है, ऐसी ज़मीनों में, ऐसी भूमियों में विशेष प्रबंधन के साथ कई ऐसे फल, जिसमें कि नींबू वर्गीय फलों की जो प्रमुख भूमिका है, या और अन्य ऐसे फल हैं जैसे कि बेर है, फालसा है, आंवला है, बेल है, इतने कई प्रकार के जो फल हैं उनकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। और कई ऐसे क्षेत्र, कई ऐसे फल तो ऐसे हैं और कई ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ पर बारानी खेती इनकी की जा सकती है। और दूसरा हम कहें कि सरकार का और हमारे समाज का प्राकृतिक खेती और जैविक खेती पर भी बहुत बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। ये प्रकृति की सुरक्षा के लिए और समाज में स्वस्थ जितना हमारा उत्पादन है, कृषि जन्य उत्पादन है या बागबानी जन्य उत्पादन है, उसके लिए जैविक खेती या प्राकृतिक खेती का बहुत बड़ा महत्व है। कई हमारे फल, सब्जियां और फूल या अन्य मसाले ऐसे हैं कि जिनकी प्राकृतिक खेती ज़्यादा सफल है अगर हम तुलना करें कई अन्य ऐसी फसलों से। तो बागबानी फसलों का महत्व इतना ही है। तो फसल के विविधीकरण और जो हमें, जो हमारे इकोलॉजिकल या जो पर्यावरण से संबंधित जो हमारी समस्याएं हैं, उनके समाधान करने में बागबानी फसलों का, विशेष रूप से जो बहुवर्षीय फल की फसलें हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान अभी भी है और आने वाले समय में ये बढ़ेगा। बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर पे इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे और वीरेंद्र जी से भी और संदीप जी से भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि बागबानी फसलों के बीच में चैलेंजेस क्या आते हैं। लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट आपके लिए। रही 38,52,000 टन। वीरेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल है, चैलेंजेस क्या फेस होते हैं? क्या चैलेंजेस अभी तक आपके सामने आए हैं? सरकार से अभी क्या और आप
डिमांड रखते हैं कि अगर हमें इस तरीके का एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए तो हम भी एक्सपोर्ट लाइन के अंदर में और बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकते हैं? आपका बहुत ही अच्छा पर्सन है, क्योंकि सबसे बड़े चैलेंजेस ये हैं कि जो हम जब फ्रूट एक्सेस होता है तो हमारे कोल्ड ड्रिंक बिकते हैं बहुत ज़्यादा। अगर देखा जाए तो अगर जूस को प्रोसेसिंग करके, अगर जैसे मैं किन्नू की बात करूं तो हमारा जैसे हरियाणा का जो राजस्थान से लगता है एरिया, पंजाब से लगता है, तो बहुत ज़्यादा किन्नू होता है। अगर वहाँ प्रोसेसिंग प्लांट लगा के अगर जूस अगर प्रिजर्व किया जाए तो बहुत अच्छा दाम मिल सकता है किसान को। क्लस्टर बनाए जाएं, जहाँ जहाँ भी जो फ्रूट पैदा होते हैं तो क्लस्टर वाइज उनको डिवाइड करके, और सरकार की सहायता से अगर किसानों को, क्योंकि हम अच्छा फल तो बेच पाते हैं लेकिन जो हमारी स्मॉल जैसे फल में साइज रह जाता है तो वो हमारा बिक नहीं पाता। तो ऐसे फ्रूट को अगर हम जूस निकाल के उनका और डब्बा बंद अगर करके अगर सरकार की सहायता से अगर हमने मांग भी की है सरकार से उस अब क्षेत्र उसमें में, एक चैलेंज ये आता है, डॉक्टर साहब भी हैं, प्रेजर्वेटिव्स आपको डालने पड़ेंगे क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए प्रेजर्वेटिव्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस तरीके से वीरेंद्र जी ने कहा कि जूस अगर निकाला जाए और उसको रखा जाए, स्टोर किया जाए, तो वो आपकी शेल्फ लाइफ कितनी एक बढ़ जाएगी उससे? देखिए, सबसे बड़ा जो समस्या आपने भी कहा है वो हमारे यहाँ जोत का आकार। एक जगह पर कितना उत्पादन हो सकता है, क्योंकि जो जितने भी प्रसंस्करण की जो हमारी फैक्ट्रीज लगेंगी, कारखाने लगेंगे, उनको उस समय में, या ये कह लीजिए कि कोई ना कोई उत्पाद पूरे वर्ष मिलना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ कारण है कि ये इतना प्रगति नहीं हो पा रही है, उसका कारण है कि उस विशेष क्षेत्र में, चाहे जहाँ आप ले लीजिए, तो कोई ना कोई एक या दूसरा या तीसरा या चौथा उत्पाद उस कारखाने को मिलना चाहिए प्रसंस्करण के लिए। इसके लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत क्लस्टर का डेवलपमेंट किया जा रहा है और सभी तरह की सुविधाएं जितनी होती हैं किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए इसमें दिए जा रहे हैं। अभी कुछ विकास हुआ भी है और आने वाले समय में इस पर और भी कार्य चल रहा है। और उसके साथ साथ जो अच्छी शस्य क्रियाएँ या गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो उत्पादन की, उसके बाद रख रखाव की और प्रसंस्करण की, इसके बारे में अनुसंधान, प्रशिक्षण किसानों का, और जितने लाभार्थी हैं किसान भाई हैं या बागबान भाई हैं उनका प्रशिक्षण, और जो ढांचागत विकास, जैसा कि आपने कहा कि कूल चेन से संबंधित या भंडारण से संबंधित या प्रसंस्करण से संबंधित, ये सारी सुविधाएं धीरे धीरे इनका विकास हो रहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि सरकार का ये योजना है कि एक विशेष अभियान के अंतर्गत क्लस्टर डेवलपमेंट जब होगा तो प्रसंस्करण के क्षेत्र में आशातीत सफलता हमको प्राप्त होगी। संदीप जी, आपसे जानना चाहूँगा, मियाजाकी ही क्यों, और क्या आपको लगता है कि अगर आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर में क्या आपको वो प्राइस मिलेगा? आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं जब आपने कहा मियाजाकी क्यों, हमने 2021 में, हमारे पास पुराने बाग भी हैं, लंगड़ा और चौसा सभी के बाग पुराने हैं। हमने जब इस बार नया बाग लगाया तो हमने देखा कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो गूगल बाबा का सहारा लिया कि दुनिया का सबसे महंगा आम कौन सा है। तो सर्च किया कि मियाजाकी, उसका कलर भी अलग है, तो मियाजाकी हमने सर्च किया और मियाजाकी पौधे लाके मंगा लिए। मंगा तो लिए, लेकिन उसके पहले आपने एनवायरनमेंट, वहाँ की मिट्टी उसको सूट करती है नहीं करती? मैं सर उसका मैंने सर्च किया पूरा कि क्या उसकी गर्मी कितनी लेते हैं, कितनी गर्मी उसको चाहिए, क्या हमारी जो खेती है, भूमि है, उसका पीएच कितना होना चाहिए, वो सारी चीज़ एनालिसिस करके मैंने वो पौधे लगाए हैं। और कंसर्न ये था कि जो हमारी पारंपरिक बागवानी है, अगर उसमें एडिशनल कुछ कर सकते हैं हम, तो क्यों ना एक नई चीज़ आजमाई जाए ताकि हमारी किसानों की इनकम जनरेट हो सके। अभी डॉक्टर साहब ने बताया था पीछे कि हमें जैविक खेती की तरफ भी बढ़ना चाहिए। मैं आपको सब बताना चाहूँगा, हमने उसी अपनी बगीचे में खुद का ऑर्गेनिक एक वर्मी कंपोस्ट तैयार किया है। और ये भी प्लस पॉइंट है उसका कि उसका जो मियाजाकी उगने का जो कंसर्न है वो पूरा का पूरा उसमें हमने ऑर्गेनिक डाला है। उसमें कोई स्प्रे नहीं है, कोई उसमें हमारा DAP NP कुछ भी नहीं है, ओनली हमारा सिर्फ वर्मी कंपोस्ट डाला है हमने, और गौमूत्र से हम लोग उसको स्प्रे करते हैं। तो ये पूरा बगीचा हमने सिर्फ ऑर्गेनिक पे ही तैयार किया है। और निश्चित रूप से
कंसर्न ये है कि जैसे अभी आपने पूछा था कि क्या वजह है कि क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केटिंग की है। मार्केट जहाँ बेचनी है किसान को, हम अगर ज़्यादा फोकस करते हैं आउट ऑफ इंडिया है कहीं पर, तो ढूंढ लेते हैं कि कहाँ बेचना है। लेकिन आम किसान है, उसको नहीं पता कि कहाँ बेचना है, वो अपनी सिटी के अलावा जानता ही नहीं। अगर मैं सहारनपुर से हूँ तो जिस गांव से, थरौली गांव से बिलोंग करता हूँ, हमारे गांव की मंडी से आगे तक लोगों को नहीं पता कहाँ बेचना होगा। एक ऐसा जो बीच की दूरी है, जो कस्टमर के उसको और किसान के बीच की जो दूरी है, वो पूरी अगर खत्म हो जाए, पता लगे डिस्प्ले में कि भैया ये वहाँ बिक सकता है आपका, तो इजीली किसानों को वो लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। वक्त हो गया यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत बाद लौटते हैं। यहाँ पर विदेश के अंदर में आपका फ्रूट और कैसे बढ़ सकता है, कैसे आपके पास एक्सपोजर आ सकता है, ब्रेक के उस पार। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर साहब, अभी बात चल रही थी, हमने दोनों ही किसानों को जैसे सुना, संदीप जी को, वीरेंद्र जी को, तो दोनों ने एक चीज़ उठाई कि सरकार की तरफ से फॉरेन के अंदर में, विदेश के अंदर में मार्केटिंग की हमें फैसिलिटीज़ अगर मिल जाएं तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने ये देखा है कि कुछ एक एम्बेसीज ऐसी हैं हिंदुस्तान के अंदर में, उनके साथ में एग्रीकल्चर अटैच रहता है, कॉमर्स अटैची तो लगभग हर एक देश का, कंट्री का एम्बेसडर के साथ में अटैच रहता है। क्या भारत के अंदर में ऐसी सुविधाएं अब नहीं होनी चाहिए कि हर देश के अंदर में एक एग्रीकल्चर अटैची को असाइन कर दिया जाए और वो ये देखे कि वहाँ पे एग्रीकल्चर को लेकर के क्या क्या अपने पास में विकल्प मौजूद हैं, कहाँ पे एक्सपोजर्स मिल सकता है, कैसे फार्मर की इनकम को जो है वो बढ़ाया जा सकता है? जी, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया है निर्यात के दृष्टिकोण से। वर्तमान समय में जो हमारे, आप ही ने कहा है कि जो वाणिज्य के जो अटैची हैं, हाँ, वो कृषि का भी कार्य देखते हैं। हाँ, और जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन ज़्यादा होता है, तो अगर हमको निर्यात बढ़ाना है, अगर इस दिशा में भी सोचा जाए तो काफ़ी अच्छा होगा कि अगर कृषि विशेषज्ञ भी एक अटैची के रूप में स्पेशलाइज्ड एक, हाँ, अगर हो, या उनका जो भी हमारे जो वाणिज्य के अटैची हैं उनका शिक्षण और प्रशिक्षण अच्छे से हो। आपकी सूचना के लिए, जैसे कि यूरोगैप है, ऐसे हमारे यहाँ भी भारत गैप, अपना गैप हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है। एक बार ऐसे जो अमेरिकन जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका अलग अपना स्टैंडर्ड है, तो इस दिशा में भी कार्य चल रहा है अनुसंधानरत, और उस तकनीकी के माध्यम से जितने जो गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो हमारी हैं, भारत गैप जो है, उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस दिशा में भी काम चल रहा है। टेक्नोलॉजी का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है एग्रीकल्चर के अंदर। वीरेंद्र जी, टेक्नोलॉजी को आप किस तरीके से देख रहे हो? क्या टेक्नोलॉजी को आप इन फार्म्स के अंदर यूज़ कर रहे हो, और किस तरह की टेक्नोलॉजी को आपने प्रयोग में लाना शुरू किया है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जैसे मैं एक नर्सरी भी रनिंग करता हूँ। अच्छा। मेरे पास जैसे 27 एकड़ का फार्म है, तो जैसे 27 एकड़ के फार्म पर टेक्नोलॉजी को हमने, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बूंद बूंद पानी से हम सारे बाग को सिंचित करते हैं। अच्छा। और नेट हाउस के अंदर, जैसे पहले हमारे जो प्लांट तैयार होते थे वो ज़मीन पर तैयार होते थे। ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि जैसे बीमारियां, क्योंकि एक ही जगह हम जब बार बार कोई अगर पेड़ तैयार कर रहे हैं तो वहाँ से जैसे फाइटोफिथोरा है या बहुत सी बीमारियां वहाँ से आ जाती थी। ठीक है। और अब हमने जो हमारा इजराइल देश से समझौते हैं, जैसे खेती किसानी में, तो हमने उस इजरायली विधि को अपनाया है बिल्कुल पूरी तरह से। ठीक है। तो हमारी जो नर्सरी है वो 3 स्टार रेटिंग के साथ काम कर रही है, और नीचे जैसे वीड मैट हमने लगाया है, और पॉली बैग के अंदर और ड्रिप के माध्यम से हम पौधे तैयार करते हैं। तो पॉली बैग हर बार किसान को नया आता है और नया उठ जाता है। तो नीचे जैसे जमीन पर पौधे जो तैयार होते थे तो उसमें बीमारी आती थी, और ये नेट हाउस के अंदर, और टेक्नोलॉजी की बात हम करें तो एक साथ 70-80 हज़ार पौधों में 1 एकड़ के अंदर पानी और खुराक
जैसे हम माइक्रोन्यूट्रेंट जो भी हमें देने हैं तो वो हम पानी के माध्यम से दे सकते हैं। अच्छा, वो ऐसे- समान रूप से चला जाता समान है रूप से। तो उसमें क्या है कि वेजिटेटिव ग्रोथ एक समान आती है। दूसरा क्या होता है कि जो प्लांट हम जमीन से उखाड़ते थे उसमें क्या कि रूट्स जो उनके डिस्टर्ब हो जाते थे, तो प्लांट जैसे 1-1.5 साल 2 साल बाद में फ्रूट लेते थे, और ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है उससे 1-1.5 साल पहले प्लांट फ्रूट लेते हैं। अच्छा। और उसके अंदर सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उनकी लाइफ, जो कि रूट्स डिस्टर्ब नहीं होता, उसकी लाइफ ज़्यादा रहती है। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इन्होंने बताया, तो आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इसके बीच के अंदर में आने लगी हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले जो 10 साल हैं वो एग्रीकल्चर के साल हैं। और जैसा वीरेंद्र जी ने कहा कि अब तो युवा भी इसके अंदर में आने लगा है, क्योंकि उसको एक ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव नज़र आने लगा है, उसको यहाँ पर अब कमर्शियल दिखता है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूँगा, अभी भाई साहब ने टेक्नोलॉजी के बारे में बात की है। अभी हमने भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। हमने इस्तेमाल की है बाग की सुरक्षा के लिए। हमने एक ऐसा कैमरा वहाँ पे लगाया है तो कि बाग में किसी तरफ से भी कोई घुस जाए 360 डिग्री से, वो उसका फोटो कैप्चर कर लेता है कि कोई एंट्री हुआ। मेरे पास मोबाइल में अलार्म आ जाता है कि कोई आया है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो आजकल बहुत ज़रूरी है करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सिरसा से आए, आप सहारनपुर से आए संदीप जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वक्त हो गया है यहाँ पर सवालों और जवाबों के सिलसिले का। तो पिछले हफ्ते एपिसोड के अंदर में हमने जो आपसे सवाल किया था, उसका जो सवाल का सही जवाब है वो क्या है, और साथ ही साथ उसके विजेता कौन है, ये आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर पे हमने आपसे पूछा था, कुल वैश्विक जीरा उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है। ऑप्शंस थी ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 70% और ऑप्शन डी 80%। तो सही जवाब है ऑप्शन सी 70%। और जिन्होंने सही जवाब दिया है उनके नाम टीवी स्क्रीन पर। और अब आज के एपिसोड का हम सवाल ले लेते हैं। आज का एपिसोड का जो सवाल है, देश के कुल आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन है ए 25%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 45% और ऑप्शन डी 55%। आपको इस सवाल का सही जवाब हमें मेल करना है अपना commodityexpert@gmail.com पर। लेकिन याद रहे, आपको इस सवाल का जवाब शुक्रवार रात 9 बजे से शनिवार रात 9 बजे के दरमियान दे देना है, यानी आपके पास 24 घंटे हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप जानते हैं, बड़ी समस्या बनकर उभरी है बांझपन, संतान सुख से रख रही है वंचित। क्या है इसके कारण और क्या है इलाज? अगर आप भी बांझपन की समस्या के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल। बांझपन की समस्या और समाधान इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। मेरा नाम रितेश टांग है। मैं कशित इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूं। अगर किसान सही समय पे ये स्प्रे नहीं करते हैं तो उनका प्रोडक्शन 60 to 80% का लॉस हो जाता है। अगर फार्मर हमारी मशीन यूज़ करता है तो फ्यूल और लेबर कॉस्ट पे वो 90% की सेविंग करता है। हमारी मशीन उसके बहुत सारे जॉब्स को बहुत इजी कर देती है, जैसे स्प्रेइंग के, वीडीसाइड मैनेजमेंट के। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।